की क्लास में ना मैं आप लोगों को डू, डज और नीड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इन दोनों तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में जो केस बनता है वो हम लोग जो नॉर्मली जो पढ़ते आए हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, दोनों की कैटेगरीज में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसी डिफरेंस को मैं आपको बताता हूँ इस क्लास के अंदर क्या है कि डू और डज। ठीक है, ये क्या करता है, डू और डज। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको डू डज सुनाई दे रहा है तो आप ये समझिएगा कि आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्वेश्चन भी कैसा वाला, जो काम रोज होता है। ठीक है, जो काम रोज होता है ऐसे क्वेश्चन को डू डज की मदद से पूछा जाता है। जैसे अगर क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में डू डज लगा हुआ है तो डू डज लगा है मतलब आपको समझ जाना है कि क्वेश्चन किस तरीके का है। क्वेश्चन जो है वो ऐसा है जिसमें ये बात पूछा गया है जो आप रोज करते हो। डू यू गो टू टेम्पल, मतलब आप मंदिर रोज जाते हो क्या। डू यू स्पीक इंग्लिश, तो क्या इंग्लिश आप रेगुलर बेसिस से बोलते हो, मतलब रेगुलरली बोलते हो। डू यू प्ले विथ चिल्ड्रेन, क्या आप बच्चों के साथ खेलते हो। डू यू स्टडी इन प्रेरणा क्लासेस, डू यू स्टडी इन कॉलेज, डू यू स्टडी इन कोचिंग। जो भी चीज़ है, मैंने जो भी पूछा आपसे, हर क्वेश्चन में डू डज लगा था, डू लगा था। ठीक है, अगर डज लगा के बात करें, डज राहुल गो टू टेम्पल। अब यहाँ पे जो डज लगाया मैंने राहुल के बारे में तो पूछा, लेकिन क्या पूछा कि वो काम ये वाला रोज करता है कि नहीं करता है, टेम्पल जाने का काम वो रोज करता है कि नहीं करता है। तो डज राहुल गो टू टेम्पल, क्या राहुल टेम्पल जाता है। ठीक है, तो ये रेगुलर बेसिस पे या रोज होने वाले कामों को बताने के लिए हम लोग डू डज का यूज करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पूछेगा आपसे कि डू यू स्पीक इंग्लिश, मतलब वो क्या जानना चाहता है कि वो काम आप रोज करते हो कि नहीं करते हो, रेगुलरली करते हो नहीं करते हो। डू यू प्ले क्रिकेट विथ योर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्या जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने दोस्त के साथ रोज क्रिकेट खेलते हो कि नहीं खेलते हो। डू यू स्टडी इन कॉलेज, तो मैं यहाँ पे क्या जानना चाहता हूँ, कि क्या आप कॉलेज में स्टडी करते हो कि नहीं करते हो। एग्जैक्टली, तो अगर आपने डू या डज लगा के कोई भी क्वेश्चन सुना है तो आप ये समझ जाना कि वो मेरे से ये पूछ रहा है कि वो मैं रोज करता हूँ कि नहीं करता हूँ। अगर डू सुनाई देगा आपको तो आप क्या समझेंगी, डू या डज सुनाई देगा तो आप क्या समझेंगी। हाँ, जो काम आप रोज करती हैं वही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वो काम आप रोज करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, डू डज का यूज इसीलिए होता है। ये तो हो गया क्वेश्चन पूछने का तरीका। अगर इसके आंसर की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर भी तो दिया जाएगा। तो आंसर, डू डज का आंसर देने के लिए हम यूज करते हैं, सबसे पहले हम बोल देते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट बोलते हैं। हिंदी में इस चीज़ की आज़ादी होती है कि आप सब्जेक्ट कहीं भी यूज़ कर सकते हो, बट फॉर इंग्लिश आपको सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर जगह पे, जो कि है सेंटेंस का स्टार्टिंग, वो सेंटेंस की स्टार्ट करना है। कोई भी सेंटेंस बोलना है आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लेना है। तो डू यू स्टडी, आप अगर क्वेश्चन में डू यू स्टडी है तो आप समझ जाना कि उसमें आपसे पूछा गया है। बैठो, क्वेश्चन में अगर डू यू स्टडी है, क्वेश्चन में डू लगा हुआ है, तो आंसर देते समय सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, सुबह, हाँ, जो सेंटेंस में काम करता है, सेंटेंस में काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ सेंटेंस में काम करने वाले पर्सन को सब्जेक्ट बोलते हैं, और इंग्लिश बोलते समय सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लेते हैं। कैसे केस में, हर केस में, चाहे कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा हो क्वेश्चन में, हैज हैव लगा हो, विल लगा हो, कैन लगा हो,
सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन भी सब्जेक्ट भी क्वेश्चन में ही होता है। तो सब्जेक्ट आ गया जो कि काम करता है, उसके बाद डायरेक्ट V1 फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के हम आंसर देंगे। कैसे क्वेश्चंस का? ऐसे क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन में डू या डज लगा है, क्योंकि वो ये जानना चाहता है जो काम रोज होता है। और मैं सब्जेक्ट और प्लस V1 लगा के मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ऐसे काम को बताना चाह रहा हूँ जो मैं रोज करता हूँ। ठीक है, डू यू स्टडी इन दिस क्लास? डू लगा है ना, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या इस क्लास में आप रोज पढ़ते हो? तो आंसर कैसे आएगा? आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, इस क्लास में पढ़ता हूँ। तो मैंने क्या बता दिया कि यही काम जो है ना मैं रोज करता हूँ। जो काम रोज करता हूँ उसे बताने के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 में यूज करके बताते हैं सीधा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कुछ नहीं। डू यू स्पीक? आई स्पीक। डू यू प्ले? आई प्ले। डज राहुल प्ले? यस राहुल प्लेज। ऐसा लगता है एक्स्ट्रा नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, बोलचाल में चला जाएगा यार। पढ़ते समय ग्रामर के टीचर बनते समय आप लोगों को वो डिटेल्स चाहिए होती है, बट फॉर नाउ आप सिंपली रखो सब्जेक्ट प्लस V1। कब? जब डू डज की क्वेश्चन हो, जब डू डज से क्वेश्चन हो तो सब्जेक्ट प्लस V1, और आंसर देते समय सब्जेक्ट प्लस V1 का यूज इस तरीके से करना है। ऐसे इंग्लिश का टेंशन अभी नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग सब्जेक्ट प्लस V1 तो छोड़ दो, आप सब्जेक्ट के बाद वर्ड वर्ड इज ए वार कुछ भी लगा दे रहे हो। डू यू प्ले क्रिकेट? आई एम प्ले क्रिकेट कर रहे हो, तो उस एम को हटाने की उस एम से तो अच्छा है कि आप ये वाला V1 लगा के ही बोल लो, क्योंकि ये ज़्यादा करेक्ट रहेगा। ऐसे नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि इसी टेंस में, इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको बस V1 दिखता है, अदरवाइज बाकी सब में नहीं दिखता है। तो आप इससे ऐसी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डू यू प्ले? तो आई प्ले, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1। डू यू गो टू मार्केट? आई गो टू मार्केट। डू यू डज योर फ्रेंड स्टडी इन कॉलेज? तो आपका फ्रेंड सब्जेक्ट हो जाएगा। माई फ्रेंड स्टडी, मेरा दोस्त पढ़ता है, और जहाँ पढ़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, माई फ्रेंड स्टडी वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? मेन रिजल्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे पूछना है कि डू यू स्टडी इन TD कॉलेज। अगर आपने किसी ने पूछा डू यू स्टडी इन TD कॉलेज, या फिर किसी ने पूछा इन विच कॉलेज डू यू स्टडी, आपसे पूछा गया है कि कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, तो आप क्या करते हो कि सबसे पहले सब्जेक्ट में कॉलेज का ही नाम बता देते हो, जो कि हिंदी में होता है। TD कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ मैं TD कॉलेज में, हिंदी में सही है। What for English? You have to follow a certain rule, and the rule suggests that you have to start the sentence with subject, and your main answer, which is object, has to be taken as object, and it has to be come at the last, in the end of the sentence। आपको ये ऑब्जेक्ट का नाम लेना है। तो डू यू स्टडी इन TD कॉलेज या फिर इन विच कॉलेज डू यू स्टडी, तो आई आएगा पहले। आप कॉलेज का नाम अभी नहीं लेंगे, आई, और उसके बाद जो काम करते हो रोज, आई स्टडी, और क्या करते हो, जहाँ पे करते हो वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई स्टडी इन TD कॉलेज। अगर और भी बातें बतानी है तो ऑब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे, ऑब्जेक्ट आप जितना बन उतना लगा लो, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रेपोजिशन जरूर लगाइएगा। ये जो P है वो प्रेपोजिशन बता रहा है कि आई स्टडी इन TD कॉलेज। किसके साथ? अगर किसी के साथ पढ़ते हो तो विथ माई फ्रेंड। ठीक है, और भी कुछ बातें बतानी है। एट कितने बजे पढ़ते हो? तो एट 9 o'clock, उतने बजे पढ़ते हो। तो प्रेपोजिशंस लगा के ऑब्जेक्ट्स को बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, बट दिक्कत वाली जो चीज़ है वो ये है कि आपका सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है। हिंदी में आपके पास आज़ादी होता है कि सेंटेंस कहीं से भी कुछ भी शुरू कर दो, बट फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जितना मन उतना बोल दो। ऑब्जेक्ट्स को इंटरचेंज भी कर सकते हो, या आई स्टडी इन TD कॉलेज या आई स्टडी विथ माई फ्रेंड इन TD कॉलेज, दोनों भी बातें सही है, लेकिन आपने शुरू करना है आई से। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट प्लस V1 का यूज़ क्यों करते हैं हम, ये बात बताने के लिए जो काम रोज होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 का यूज़। और डू डज का यूज़ क्यों करते हैं, वही बात पूछने के लिए। ठीक है, अब नेगेटिव में जब आएगा, यही आंसर जब नेगेटिव में दिया जाता है ना कि आप जो काम रोज नहीं करते हो, तो डू नॉट डज नॉट का सीन आता है, आप उसके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन में आ जाएगा वो चीज़ें। अब आ जाओ इसमें, अगला है डिड। डिड का भी तो यूज क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। जो काम हमने पास्ट में
करा था, जो भी काम आपने पास्ट में करा था, किया था बेसिकली, जो भी काम आपने पास्ट में किया था, पास्ट यानी कल, परसों, नरसों, 2 दिन में पहले, 3 दिन पहले, जो भी काम आपने पास्ट में करा था उसके लिए हम डिड का, कल परसों जो भी आपने किया था, आप कितने बजे आए, आज आप कितने बजे आए हो, ये भी तो पास्ट ही है, तो इसके लिए भी डिड का यूज। आप कितने बजे सोए थे, ये भी तो पास्ट ही पूछ रहे हो आप। तो कोई भी चीज जो पास्ट में आपने किया था उस बात को पूछने के लिए हम डिड का यूज करते हैं, यानी क्वेश्चन इसके लिए भी हम डिड का यूज करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी काम आपने पास्ट में करा था इस बात को जानना चाहते हो तो हम डिड लगा के पूछेंगे। जैसे कल आप सोई थी, डिड यू स्लीप, क्या आपने कल क्या खाया था, तो व्हाट डिड यू ईट, आपने कल क्या, कौन सी मूवी देखी थी, तो विच मूवी डिड यू वॉच। अब टू डज की जगह डिड लगाने लग रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब कहानी पास्ट की पूछी जा रही है, अब बातें पास्ट की हो रही हैं, तो पास्ट में जो भी करा था हमने उसको जानने पूछने के लिए हम डिड का यूज करते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट में जो रोज होता है, प्रेजेंट के लिए नहीं, जो रोज होता है, प्रेजेंट में तो हम पढ़ भी रहे हैं ना, इसके लिए स्टूडेंट नहीं, इसके लिए इजी मार है, हमने प्रेजेंट में अपना ग्रेजुएशन कर लिया है ना, तो इसके लिए हैज है। लेकिन जो काम आप रोज करते हो, ग्रेजुएशन अगर रोज करते हो तो डू डज, पढ़ते अगर रोज हो तो डू डज, पूछने के लिए, बताने के लिए सब्जेक्ट प्लस V1, नेगेटिव में करने के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डज नॉट आएगा। ठीक है, फिर से आते हैं डिड वाले पे, तो डिड का यूज करते हैं हम ऐसे कामों को पूछने के लिए जो काम हमने पास्ट में करा था, जो भी हमने किया था पास्ट में, कल, परसों, नरसों, सुबह में आपने कोई भी काम करा उसे पूछने के लिए डिड लगा होना चाहिए। यानी अगर क्वेश्चन में किसी ने भी डिड लगाया है तो आप समझ जाइएगा वो क्या जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है बताइए। हाँ, जो भी काम आपने, जो भी वो काम पूछ रहा है वो पास्ट में हुआ था कि नहीं हुआ था वो पूछने के लिए। तो अगर डिड से क्वेश्चन है, डिड यू प्ले, डिड यू ईट, डिड यू टॉक टू द फादर, क्या आपने पापा से अपने बात करा था, तो डिड यू टॉक टू योर फादर, तो ये डिड लगा के क्या पूछ रहा है वो, आपने पापा से पास्ट में बात करा है कि नहीं करा है। मान लो झगड़ा कर रखे हो घर पे, तो क्या डू यू टॉक टू योर फादर, क्या आप अपने पापा से रोज बात करते हो। ठीक है, तो डू का यूज इस तरीके से रोज के लिए होता है, और पास्ट में कोई काम हुआ था, चाहे 10 साल पहले, 20 साल पहले, या 10 सेकेंड भी पहले, कोई भी काम पास्ट में हुआ था उसे बताने के लिए हम डिड का यूज करते हैं। ठीक है, डिड यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट कल गई थी, इस बात को जानने के लिए हम डिड लगाएंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने बता दिया कि डिड का यूज अगर क्वेश्चन में डिड सुनाई दे अगर आपके, तो आप समझ लीजिएगा कि वो ये जानना चाहता है जो काम आप पास्ट में किए थे, जिस भी काम को आपने पास्ट में किया था। तो अब इसका आंसर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V2, सब कुछ वही है। डिड बना इस डू का सेकेंड फॉर्म, डैश बना इसी डू में ES जोड़ दिया गया ओ की वजह से, तो डू का यूज क्यों हुआ, डू का यूज यहाँ पे हो रहा है, डू से डज बना और वही डू से डिड बना पास्ट फॉर्म, और इसी V1 को हमने V2 कर दिया। तो डिड में और डू में कोई बहुत खास अंतर नहीं है, बस प्रेजेंट का और पास्ट का अंतर है, जो कि बहुत बड़ा अंतर है। कहने के लिए खास अंतर नहीं है, लेकिन बातें बहुत बढ़ जाती हैं, बहुत अलग हो जाती हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट और आई प्लेड क्रिकेट, बहुत अंतर है, बहुत बड़े समय का अंतर है। तो इसीलिए हम डिड का जब यूज करते हैं तो ऐसे कामों को पूछते हैं जो काम पास्ट में हुआ था, डू का यूज कर रहे हैं जो काम रोज होता है, इसी डू को हमने डिड बना दिया और इसी डिड को हमने डू बना दिया प्रेजेंट में। ठीक है, तो अब आंसर देते समय सब्जेक्ट प्लस V1 था डू के लिए ना, अब इसी डिड के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 हो जाएगा। सिंपल तरीके से ये चीज चला जाता है। तो इसका V2 तो आपको पता है, गो का V2 वेंट, कम का केम, रन का रैन, टीच का टॉट, ईट का एट, अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड, वेरी गुड, स्लीप का स्लेप्ट, बाय का वॉट, ईट का, ये तो हो गया। ठीक, तो दिस इज हाउ द सेकंड फॉर्म वर्क्स। तो आप डिड यू ईट, तो आई एट, डिड यू प्ले, आई प्लेड, डिड राहुल प्ले, क्या राहुल खेला था, तो राहुल खेला था, तो कैसे बताओगे, राहुल प्लेड,
ठीक है, विल यू प्ले, सर विल तो दूसरा हो गया, तो डिड और डू का इस तरीके से ये आपका सेंटेंस फॉर्मेशन है। अगर क्वेश्चन डिड से है तो आंसर आप सब्जेक्ट प्लस V2 में देंगे, अगर क्वेश्चन डू से है या डज से है तो आंसर आपका सब्जेक्ट प्लस V1। अगेन अगर आप यहाँ पे अगर मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाता ना, तो आपको मैं बहुत सारी चीज़ें और बताता साथ में, जैसे कि इसका नेगेटिव फॉर्म, इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म और अलग अलग स्ट्रक्चर्स। आप कितना स्ट्रक्चर्स याद करोगे? हाँ, 3 टेंसेस है, 3 टेंसेस के 4-4 पार्ट है, 12। अब 12 के 4-4 मिनिमम 4-4 5 पार्ट आपके स्ट्रक्चर्स है। 60-70 स्ट्रक्चर्स याद करते रह जाओगे, किस किस का स्ट्रक्चर याद रखोगे? एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद काम, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर पे सारे टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लगाइए और अपना मीनिंग, उनके फंक्शंस को समझिए, बस चीजें सिंपल हो जाएंगी। उसी केस में आपका डू, डज और विल का बारे में हम बात किए, ठीक है। कि यहाँ पे नेगेटिव में बस क्या होगा, नॉट लगेगा, लेकिन नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो डू यू प्ले, तो आई डू नॉट प्ले, नॉट लगाया ना, तो पूछा गया वही डू लगा के आंसर दे दो। नेगेटिव में नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और नॉट एक तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, तो इसीलिए उसको एक वो वर्ब को बता रहा होता है, इसीलिए वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। डिड यू प्ले, तो आई डिड नॉट प्ले, ठीक है। डिड यू ईट द मैगी टुडे, आप मैगी खाए थे आज, तो ये बात पूछने के लिए मैंने डिड लगाया, और नहीं खाए थे तो आई डिड नॉट लगा दूंगा। मतलब आप बात कर रहे हो ना किसी से इंग्लिश में, तो आप सबसे पहले ये देखो कि उसकी बात को जब सुनो तो आप सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब देखो कि उसने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करा है। बिकॉज विदाउट हेल्पिंग वर्ब द सेंटेंस फॉर्मेशन और द क्वेश्चंस विल बी नॉट अंडरस्टैंडेबल, वो समझने योग्य नहीं रहेंगे, आप नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब टेल्स द टाइम, कि टाइम कौन सा मेरे को आने के लिए बोल रहे हैं, कि आए थे कि नहीं आए, तो ये पूछ रहे हैं कि आओगे कि नहीं आओगे, कि रोज आते हो कि आ सकते हो, ये सारा चीज तो हेल्पिंग वर्ब ही डिसाइड करेगा ना। तो दिस इज व्हाई टू कैच हेल्पिंग वर्ब व्हाइल टॉकिंग टू समवन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बात करते समय अगर हेल्पिंग वर्ब ही नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर टू कैच, टू लिसन to these helping verbs first, and दो helping verb हमने आज पढ़ा, do does और did, ठीक। और do does का यूज कंक्लूड करते हैं इस चीज को। do does का यूज जो काम हम रोज करते हैं उसे पूछने के लिए, वही बात बताने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस V1 का यूज करते हैं। और did का यूज जो काम हमने पास्ट में करा था उसे पूछने के लिए did का यूज करते हैं, वही बात पूछने के लिए जो कल किया था आपने, और उसे बताने के लिए उसी सब्जेक्ट प्लस V2 में, ठीक है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है हमने बात कर लिया है, ठीक है। तो इसको इतना रखते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग।